हेलो स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर था थीम 11, जिसका कि टॉपिक था हमारा कि पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हमने कल के पार्ट में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से चाइना और जापान दोनों ने किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। तो हमने दोनों के कंपैरिजन को भी देखा था। कल हमने जापान के बारे में पढ़ा कि जापान किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्री के रूप में हमारे सामने आया। आज हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना भी मतलब हमारा एक नेबर कंट्री है। और चाइना के बारे में जैसे कि यहाँ बताया गया है कि द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू रिगेन सॉवरेनिटी एंड द ह्यूमिलेशंस ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशंस एंड ब्रिंग आउट इक्वली एंड डेवलपमेंट। मतलब चाइना का अगर आप इतिहास देखोगे तो चाइना एक इस प्रकार की कंट्री के रूप में जाना जाता है कि एक मतलब पहले ऊंचाई पे था, फिर कुछ विदेशी जैसे कि यूरोपियंस की वजह से वो नीचे आया और उन साम्राज्य को ख़त्म करके वापस किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, इसको लेकर चाइना को हम जान सकते हैं। मतलब चाइना का इतिहास ऐसा रहा है, इसके अराउंड घूमता रहा है। चाइना को अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर जो ट्रेडिंग थी, मतलब जैसे इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो चाइना से भी ट्रेडिंग करती थी, बट ट्रेडिंग में उसको ये दिक्कत आती थी कि चाइना के अंदर जो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें थी उन चीज़ों की डिमांड्स ज़्यादा थी, बट उसके बदले में उनको चांदी देना पड़ता था, जो कि उनको मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जहाँ पे अफ़ीम ज़्यादातर उगाया जाता है तो वहाँ से वो ख़रीदा और कम कीमतों पे यहाँ से ख़रीद के उसको चाइना ट्रांसपोर्ट करके चाइना से वो चीज़ें वो ख़रीद के ले गए। तो इस प्रकार से वो उन्होंने क्या करा कि एक ट्रायंगल बना दिया कि जैसे इंडिया, चाइना और ब्रिटेन, तो इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बना जिसको कि वो एक ओपियम ट्रेड कहते हैं। तो ये एक ट्रेड का मतलब एक ट्रायंगल की तरह तीनों को इन्होंने जोड़ दिया ट्रेड के थ्रू। तो इसके लेकर भी बहुत सारे अलग अलग जो हिस्ट्रियंस हैं उनके अलग अलग मत हैं। जैसे कि अगर आप चाइनीज़ लोगों की बात करो तो चाइनिंग में जो उस समय किंग्स थे, जैसे कि उनका जो साम्राज्य चल रहा था उस समय में ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी थे जिन्होंने इसका मतलब इसको पूरा अपोज करा। जैसे कि एक लियांग क्विचो जो है, उन्होंने कहा है कि मतलब इंडिया जो है, उनका ये मानना था कि इंडिया और इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो अवेयरनेस है कहीं ना कहीं वो भी, उनकी जो अनअवेयरनेस है कहीं ना कहीं वो भी चाइना की जो हालत हुई थी वो ओपियम ट्रेड को लेकर, तो उसमें उनका भी एक बड़ा रोल रहता है। तो मतलब उनका ये मानना है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि एक केवल एक कंपनी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसी देश के द्वारा नहीं, केवल एक कंपनी के द्वारा। और जिस प्रकार से इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बर्बाद हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है, और उसी की वजह से उसी का सहारा लेकर उन्होंने चाइनीज़ पे भी अटैक किया है। तो वो इन तीनों चीज़ों को जोड़ के भी देखते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया का भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस रही है, सिग्निफिकेंस रहा है। तो इस प्रकार से चाइना का एक बेसिक मतलब आप हिस्ट्री को अगर देखोगे तो वो रही है। स्टेबलाइजिंग द रिपब्लिक, मतलब चाइना में किस प्रकार से रिपब्लिक स्टेबलाइज हुई है। तो द मांचू एम्पायर्स वाज ओवरथ्रोन एंड द रिपब्लिक स्टेबलाइज इन 1911 अंडर सुन येट सेन। मतलब सुन येट सेन जो थे, जो 1866 से लेकर 1925 तक रहे, उनके समय में मतलब 1911 के अंदर जो मंचून एम्पायर था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद वहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम स्टेबलाइज हो गया। हु इज़ अ अनएनिमसली रिगार्ड्स एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। मतलब ये जो थे ना सुन येट सेन, इनको मतलब एक मॉडर्न चाइना का एक फाउंडर माना जाता है। तो ये उनके समय से सारी चीज़ें